नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक ऐसी कहानी में जहां आने वाला संकट दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी आहट महसूस की जा सकती है। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। आज की कहानी महान हिंदी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना संकट। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बार बार आने वाली तबाही का एहसास पहले ही होने लगता है। युद्ध, मौत, भय और इंसानी त्रासदी की परछाइयां उसे दूसरों से पहले दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या वह सचमुच आने वाले संकट को महसूस कर रहा था या लोग उसे सिर्फ पागल समझ रहे थे। कहानी संकट के पात्रों का परिचय। कथावाचक रेणु फणीश्वर नाथ जी। जड़ी इंद्रिय से संकट को पहले ही भांप लेने वाला संवेदनशील युवा जो अतीत की घटनाओं के आघात से मानसिक रूप से टूटा हुआ है। भरत जी स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक दल की गुप्त गतिविधियों को संचालित करने वाला एक संचालक व प्रभावशाली नेता। चरण भूषण पार्टी का उग्र और भौतिकवादी कार्यकर्ता जो शरणार्थियों तथा मृतकों के पास से कीमती सामान एकत्र करने में माहिर है। रहीम साहब पार्टी का एक समर्पित साथी जो आगे चलकर सांप्रदायिक दंगों की बलि चढ़ जाता है। बीमार पंजाबी लड़की बर्मा म्यांमार से भागकर आई शरणार्थी जिसकी त्रासदी और मृत्यु कथा वाचक के मन पर गहरा अपराध बोध छोड़ जाती है। पंजाबिन का पति अपनी सब धन संपत्ति खोकर पत्नी के साथ कटिहार तक पहुंचने वाला असहाय पुरुष जो कैंप अस्पताल में दम तोड़ देता है। विश्वनाथ महाराज का पंडा काशी में तीर्थयात्रियों को प्रसाद और गंगा जल उपलब्ध कराने वाला धार्मिक व्यक्ति। कथावाचक की माँ एक सीधी सादी धार्मिक महिला जिससे बेटा युद्ध टैक्स के नाम पर झूठ बोलकर पैसे लेता है। बंजरवा मेहतर शमशान मृतक संस्कार में लाशों से कीमती सामान ढूंढने की कला सिखाने वाला व्यक्ति। सावित्री पर्वतीपुर शरणार्थी शिविर की एक दुखी और कराहती हुई शरणार्थी स्त्री। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक रहस्यमय और झकझोर देने वाली कहानी संकट। मैं ये नहीं कहता कि मेरी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज है। आदमी कोई है विशेष ज्ञान नहीं दिया है प्रकृति ने। पशुओं में कुत्तों की षष्ठेंद्रियां बहुत सक्रिय होती हैं। मैं आदमी होकर यह दावा कैसे कर सकता हूँ, किंतु प्राणी विज्ञान के विशेषज्ञों के नाम कभी किसी अखबार में एक पत्र लिखकर एक सूचना देने की इच्छा अवश्य है कि पशु पक्षी पालने वाला खासकर कुत्ता पालने में धीरे धीरे षष्ठेंद्रिय ज्ञान का विकास हो जाता है। आदमी भी सूंघकर अशरीरी छायाओं का पीछा कर सकता है। वह भी आने वाले संकट की घड़ी 24 घंटे पहले ही सुन सकता है। संक्रामक रोग, सामूहिक शोक अथवा आंधी तूफान की सूचनाएं उसे भी पहले ही मिल जाती हैं। उसकी अन्य किसी बुद्धि का लोप हो जाता है अथवा अन्य इंद्रियां शिथिल होती हैं या नहीं, कह नहीं सकते। कचहर जंक्शन पर सुबह आंखें खुली, खिड़की की झिलमिली उठकर कोहरे में लिपटे हुए रेलवे यार्ड, मालगाड़ियों के डिब्बे, शंटिंग करते हुए इंजनों को देखता हुआ प्लेटफॉर्म पर मैंने कांच को गिरा दिया। हवा का पहला झोंका, ठंडा गरम खुशबू बदबू, संकट की गंध लगी। संकट की गंधी है। कटिहार के इस प्लेटफॉर्म पर मैंने इसके पहले भी कई बार संकटों को पहले ही सूंघा है। प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, सारे स्टेशन और बाजार, ओवरब्रिज, आसपास के क्वार्टरों पर संकट की छाया को छू छू कर मैंने अनुभव किया है। जाना है कि पेड़, सिग्नल, मैदान, कौवा, खलासी टोला, हनुमान जी का पताका सभी दम साध कर प्रतीक्षा में है। कोई भारी आंधी आने वाली है या महामारी या बम या सन 1940-41। ठीक इसी मौसम में सुबह को ही इस स्टेशन के इसी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहली बार ऐसी अनुभूति हुई थी। 2 दिनों की यात्रा के बाद अवध तिरहुत रेलवे की गाड़ी हमें बनारस कैंट जंक्शन से ढोकर कटिहार जंक्शन पर पहुंचा जाती। कटिहार पहुंचते ही हमें लगता घर की डियोरी पर पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर एकत्र भीड़ का एक एक आदमी हमारे घर का है। सभी जाने पहचाने लगते हैं। रास्ते की सारी थकावट दूर हो जाती है। मन में रह रह कर गुदगुदी लगती है। आज भी ऐसा ही होता है। उस बार प्लेटफॉर्म पर भरत जी को देखकर पहले प्रफुल्लित हुआ था, फिर एक अज्ञात आशंका हुई थी। इतने दिनों के बाद घर लौटा हूँ, पता नहीं भरत जी कौन सा प्रोग्राम लेकर। हम उन दिनों नाम के लिए पढ़ते थे, यानी हम पढ़ने का बहाना बनाकर राष्ट्रीय काम करते थे। देश का काम हम विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा संचालित स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य उन दिनों अपने अपने दल का संदेश हर कॉलेज में सुनाते फिरते। लीडरी करने के लिए सभी नुस्खे अपने दल के बड़े नेताओं और कॉमरेड से हम सीख चुके थे। कोकटी खादी का गेहुआ पजामा और कुर्ता, चप्पल और सिगरेट। मैं किंतु सिगार पीता था, तेज वम चुरुत। कॉमरेड बोखारी के पहनावे उड़ावे ने मुझे काफी प्रभावित किया था। वह सिगार पीता था, लाल लाल पतले होठों पर काला सिगार।
भरत जी हमारी मूल पार्टी के सदस्य थे। हालांकि हमारा संबंध तत्कालीन यूपी और अभी के उत्तर प्रदेश के नेताओं से था, लेकिन भरत जी की दौड़ बनारस कानपुर तक थी। हर 2 या 3 महीने बाद भरत जी अचानक किसी दिन पहुंचते थे। वे अक्सर रात को हमारे होटल में आते। अपने चारों ओर एक रहस्य, एक गुप्त अवकाश प्रोग्राम, एक गश्ती चिट्ठी, एक सतर्क व्यक्तित्व लेकर। हर बार उन्हें कुछ रुपयों की आवश्यकता होती, जिसकी व्यवस्था करने के लिए हमें कभी कभी चोरी भी करनी पड़ती। उन दिनों किसी न किसी रूप में स्टोव, अंगीठी, घड़ी या कलम गुम हो जाया करती, लेकिन ऐसा तभी होता जब हम में से किसी के पास भरत जी की आवश्यकता पूर्ति के लिए या सिगरेट पीने के लिए भी पैसे नहीं होते। किंतु यह भी सच है कि भरत जी के लिए पैसे जुटाने के काम को भी हम देश का काम समझते थे, इसीलिए उन चोरियों को पाप नहीं पुण्य मानते थे। किंतु उस बार भरत जी को अपने होम डिस्ट्रिक्ट के प्रिय जंक्शन पर देखकर आशंका हुई थी, मन में झुंझलाहट भी हुई थी। इतने दिनों के बाद घर लौट रहा हूँ, नया चूड़ा, नया चावल, नई साग सब्जी, नया गुड़, नवन्य, श्रीचंपी और मेलों का आनंद सिर्फ 1 महीने में कितना सा उपभोग कर सकता है कोई। और रू भी कोई प्रोग्राम लेकर पहले से ही भरत जी उपस्थित है। पता नहीं कहाँ जाना पड़े। भरत जी की मुस्कुराहट देखकर हम सब कुछ भूल गए। असल में भरत जी को देखते ही हमारी, खासकर मेरी हालत तेल चट्टू की तरह हो जाती, जिसे बिरिंग या कुबटर ततैया नामक घोर नीला और चमकीला होरा अपने टून से अंधा कर देता है, फिर खींचता हुआ अपने मिट्टी के घर में ले जाता है और बाद में सुना है अपने ही जैसा बिरिंग बना डालता है। कितनी बार देखा है तेल चट्टा भागने की कोशिश करता है, मगर अंधा तेल चट्टा किधर भागे। उस दिन भी कोहरे की मसहरी को उठाकर सूरज ने खुले प्लेटफॉर्म पर रोशनी कर दी थी। भरत जी हंसे थे। देखता हूँ साथ में विश्वासनाथ महाराज का प्रसाद। मैं गुनगुनाया था जी, माँ के लिए हर बार यह सब और गंगा जल ले जाना पड़ता है। मैं लज्जित हुआ था कि मेरे पास विश्वनाथ का प्रसाद और काशी की गंगा का जल है। जी हुआ था खिड़की से बाहर फेंक दूं इन्हें, मगर भरत जी ने भाप कर कहा, मदर से इसके एवज में पैसे वसूलते हो या नहीं? अरे कहते क्यों नहीं कि हर बार पांडा 10 रुपए दक्षिणा लेता है और एक झरी गंगा जल के लिए घाट के पांडा को 5 रुपए। भरत जी जोर से हंसते थे और मैंने उस बार घर पहुंचकर 15 रुपए का हिसाब सुना दिया था। माँ को 15 रुपए टैक्स के लगे हैं। माँ को अचरज हुआ तो कह दिया, जानती नहीं लड़ाई शुरू हो गई है, वार फंड में आखिर पैसा कैसे जमा करेगी अंग्रेजी सरकार। भरत जी का प्रोग्राम, उन्होंने कहा था एक आध दिन कटिहार आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा अन्नपूर्णा होटल में। जब तक बनारस में रहता मन गाँव के लिए मचलता रहता। घर पहुंचकर 2-4 दिनों में ही सब कुछ फीका फीका लगने लगता। आवारा मन उचट जाता, फिर किसी न किसी बहाने घर से पिरंट। उस बार कटिहार आकर मालूम हुआ कि भरत जी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से कटिहार में कैंप डाल रहे हैं। मेरे पहुंचने पर वे बहुत खुश नहीं थे। उन्होंने बतलाया था कि पिछले कुछ दिनों से इस गली की नुक्कड़ पर एक आदमी उनको वॉच कर रहा है। तुम आ गए हो, ठीक है, मैं अब कई दिन तक स्टेशन नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन मुझे महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी देते हुए कहा था, देहाती के तरह सभी से बोलना बतियाना, सबको बाबू बाबू कहकर बात करना। काम कुछ नहीं था। रोज कितनी गाड़ियां मिलिट्री स्पेशल पास करती हैं, देखना, बस देखना। मैंने जिरह किया, बस देखना, हाँ बस देखना। उसी दिन पहली बार आसमान में करीब 5 हवाई जहाजों को जाते देखा। उसी दिन देखा स्टेशन की छत से लेकर फर्श तक कालिक पोता जा रहा है। खिड़कियों और बिजली के बल्बों को अंधा किया जा रहा है। पहली बार सुना और रात में देखा ब्लैकआउट। उस दिन कड़ाके की सर्दी पड़ी थी, मगर स्टेशन अथवा शहर में कहीं बाहर में अलगाव नहीं नजर आ रहा था। दिन में ही लग रहा था जैसे रात। 10:30 बजे तक मिलिट्री स्पेशल है। तार बाबू ने छोटे तार बाबू को चार्ज देते समय कहा था, बगल में 10:30 है। दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर चिपके हुए थे, अफवाहों पर कान मत दीजिए, आपकी बात दुश्मनों के फायदे की हो सकती है, अफवाह फैलाने वाला दुश्मन है। रोज आसाम की ओर जाने वाले मिलिट्री स्पेशल को देखता। प्लेटफॉर्म पर फौजियों के सामूहिक लंगर भोजन, विभिन्न रंगों, जातियों, देश के लोग, समाज के चुने चुनाए, स्वस्थ सुसंगठित शरीर वाले नौजवान, जिन्हें मिलिट्री कहती है पेट के लिए अपनी जान देने जा रहे हैं अंग्रेज सरकार की फौज। एक दिन मैं डर गया। मैंने भरत जी से कहा, भरत जी मुझे सब कुछ अजब गजब सा लगता है। मुझे लगता है मैं भी किसी दिन चला जाऊंगा किसी मिलिट्री स्पेशल पर चढ़कर। मैंने पूछा था साहस बटोरकर, आखिर रोज रोज मिलिट्री गाड़ी देखने से हमारी पार्टी का क्या फायदा होगा। भरत जी ने मुझे छुट्टी दे दी, तुम अब घर जा सकते हो। लेकिन मैं घर नहीं गया, नहीं जा सका।
अंधेरे में प्लेटफॉर्म पर रात 11 बजे तक बेकार इधर उधर खड़ा होकर लोगों से सोनौली जाने वाली गाड़ी या मनिहारी से आने वाली गाड़ी अथवा जोगबनी की और जाने वाली गाड़ियों के बारे में पूछताछ करने का नशा सवार हो गया था मानो। लेकिन मैं भीषण डरा हुआ था। चारों ओर एक अद्भुत छायाओं से घिरा हुआ पाता था अपने आप को। मिलिट्री गाड़ियां और पैसेंजर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद लगातार हर गाड़ी में मेरा अपना आदमी चला गया है, कोई जो अब नहीं लौटेगा, जिन्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगा। वह मराठा रेजिमेंट का नौजवान जो सोरावजी रेस्ट में पिकल खोजने आया था, वह बिना अचार खाए ही मर जाएगा। गोरखा, बलूच, जाट, राजपूत, तालौनी की और जाने वाली एक पर्सनल ट्रेन में जो बच्चा रो रहा था, उसकी आवाज मेरा पीछा करती रही। मैंने भरत जी से कहा, मुझे लगता है बहुत जल्द ही हमला होगा। भरत जी मेरा मुंह देखने लगे थे। कहीं सुना कुछ? नहीं, मुझे लगता है। और उसके 2-3 दिन बाद ही बर्मा में जापानियों ने चढ़ाई कर दी। भरत जी तो 3 दिनों के लिए पटना गए। उनके बदले में 2 साथी आए, रहीम साहब और चरण भूषण। 10-15 दिनों के बाद ही चारों ओर कोहिमा, इम्फाल, डुमडुमा नामों की डुगडुगी हर आदमी के कानों के पास बजने लगी। जिधर मिलिट्री स्पेशल जाती थी, अर्थात असम की ओर से अब आने लगी लदी गाड़ियां। इवैक्ची शब्द उसी दिन पहली बार सुना। दैती रोज 3-4 गाड़ियां आती और प्लेटफॉर्म पर हजारों नर नारियों को उतार देती। थके हारे, भागे, बीमार, परिवार से बिछड़े, भूले, अधपगले इंसान। पार्टी के आदेश पर हम सभी विभिन्न सार्वजनिक सेवा समितियों के वॉलंटियर हो गए। मैं भारतीय रिलीफ सोसाइटी का स्वयंसेवक बना और रहीम साहब केंद्रीय सेवा समिति में गए। क्यों? लेकिन मैं अपने साथियों में सबसे बड़ा कापुरुष और रिएक्शनरी निकला, क्योंकि मृतक सत्कार विभाग में 10 दिनों तक रहकर भी मैं कुछ संचय नहीं कर सका। असल में हम सेवा कर रहे थे कलेक्शन के लोभ में, जो भी मिल जाए, सोना, चांदी, बर्तन, कारतूस, बैटरी, घड़ी। चरण भूषण इस मामले में सबसे ज्यादा तेज निकला। उसने और सिर्फ उसी ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया था। कोई उस तरह अपने गुप्तांग में कीमती पत्थरों की छोटी पोटली छिपा कर रख सकता है भला? चरण भूषण मृतक सत्कार समिति में हो गया था। बनजनवा मेहतर से उसने यह शिक्षा ली थी। हर मुर्दे को उलट पुलट कर टटोल कर देखने की कला में वह प्रवीण हो गया था। दिन रात चीख चीख पुकार, हाहाकार, पागलों के प्रलाप, हंसी के बीच मिलिट्री गाड़ियां छाती। चरण भूषण एक टोपी गन चुराने में सफल हुआ। मैं एक बीमार पंजाबी लड़की के प्रेम में पड़ गया। उसका घर वाला सब कुछ खोकर उसके साथ कटिहार तक आया, मगर उससे आगे नहीं चल सका। कैंप अस्पताल में उसको मरते हुए मैंने देखा था। उसकी बीमार बीवी को खबर मैंने ही सुनाई थी। वह कुछ नहीं बोली थी, चुपचाप मुझे देखती रही। फिर मुंह में च्युइंगम की तरह कोई चीज डालकर उसे दांतों से रगड़ने लगी थी। चरण भूषण ने कहा था, तुम अस्पताल की ड्यूटी के लिए काबिल नहीं, रहीम जाएगा तुम्हारे बदले। रहीम ने उस पंजाबी लड़की के ब्लाउज के अंदर हाथ डालकर बटुआ निकाल लिया था, जिससे सिर्फ 10 रुपए का एक नोट निकला था, एक ताबीज। वह लड़की जिस दिन मरी, मैं घर भाग गया मुजरिम की तरह। लगा मैंने ही उसके स्वामी का गला टीप कर मार दिया है। मैंने उस बीमार औरत की असमत लूटी है। हम सभी ने मिलकर। ताबीज मेरे पास है आज भी। 7 साल बाद दूसरी बार संकट की सूचना मिली। सूचना नहीं, आभास मिला। इस बार गाड़ियों में लगातार लदकर जो लोग आए उन्हें रिफ्यूजी कहा गया। भरत जी बहुत बड़े नेता हो चुके थे। चरण भूषण भी बहुत बड़ा मजदूर नेता हुआ। रहीम साहब दंगे में मारे गए और मैं कामपुरुष कुछ नहीं कर सका। 4 साल तक जेल में सिर्फ उसी पंजाबी लड़की की लाश के पास में लेट कर काट दिए। कोई लिटरेचर, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, ना किसी से लड़ा, ना किसी का विरोध किया। शरणार्थियों की सेवा का अवसर मिला। कटिहार, पर्वतपुरा के कई कैंपों में महीनों सेवा करता रहा। हाँ, इस बार भी कई पार्टियों के स्वयंसेवक थे, हमारी पार्टी के भी थे। मानो इस बार मुझे अंतिम अवसर दिया गया था। पर्वतीपुर के कैंप में मैं एक दिन फूट कर रो पड़ना चाहता था, बेवजह। किंतु मैं रोया, दांतों को च्युइंगम जैसे पदार्थ से साफ करते हुए। उस लाश के सामने मैं रो नहीं सका। चुपचाप एक कागज पर मैं रोने लगा। कई दिन तक रोता रहा। पार्ट में एक ऐसे तबके के लोग भी थे जो बैठे बैठे ही तीर कमान छोड़ते थे। कई वर्षों के बाद इसी वर्ग के एक साथी ने चुराकर मेरा वह रोना पढ़ना शुरू किया और रोने लगा। उसने कहा, यार यह तो लिटरेचर है, यह समाजवादी यथार्थवाद का उत्कर्ष उदाहरण है। किंतु डॉक्टरों ने मेरे घर वालों को राय दी कि काके में कुछ दिन रखकर देखिए, अभी शुरुआत है, सही भी हो सकता है दिमाग।
इस बार फिर कटिहार जंक्शन पर मैंने वैसे ही अशरीरी छाया देखी है बहुत दिनों के बाद, और मैं जानता हूँ कि ये सारे लक्षण वही हैं। संकट के बादल नहीं, पहाड़ टूटने वाला है। मैं कहता हूँ मगर एक बार जिसे पागल करार दे दिया जाए उसकी बात पर जीवन भर कोई ध्यान नहीं देता। मैं कुत्ते की तरह धरती सूंघता हुआ चला जाऊंगा किसी दिन किसी भी तरफ। आसपास ही कहीं वह पंजाबी लड़की दफनाई गई थी। पास वाले बाग में ही रिफ्यूजी सावित्री एक खेमे के अंदर धीरे से खड़ा उठी। मरे गोलम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे वेटिंग रूम में। आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी कहानी संकट। तो दोस्तों यह थी ऐसी पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।